गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करें। जीएसटी को हम पढ़ रहे थे, 2 क्लास हमारी जीएसटी पर हो चुकी है। जिसको जीएसटी अच्छे से समझना हो वो पीछे वाली क्लास भी जाकर देख लीजिएगा। और आज हम जानेंगे कि जो जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कौन सा आया था। तो याद है आपको कि 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी पर आधारित हुआ था। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं हमारे उनमें बदलाव किए गए थे। कुछ जो आर्टिकल हैं उनको बिल्कुल क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था इस जीएसटी संविधान संशोधन आने के बाद में ना। तो 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी के लिए आया था। इसके पहले हम 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा ना। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है। ये जीएसटी के लिए क्या हुआ था, संविधान संशोधन हमको करना पड़ा था। और ये जो संविधान संशोधन है ये हमारा आर्टिकल 368 के तहत ही माना जाता है, क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार है हमारी उसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट है, संसद है, उस संसद में विशेष बहुमत के द्वारा इसको पास करवाया गया था। और पास होने के बाद में ही आप देखो कि जो हमारे राज्य हैं लगभग आधे से अधिक राज्यों की क्या मिली, इसको सहमति मिली। उसी के बाद में ये क्या हुआ था, पास हुआ था। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि जीएसटी पूरे भारत में क्या हो गया, आज लागू है। तो इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो पहला जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 246। ये आर्टिकल 246 क्या करता है, संसद और राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडलों को कर से संबंधित कानून बनाने की क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है। कानून बनाने की प्रदान करता है। अब कैसे करता है प्रदान, तो आप देखते हो कि जब हमने जीएसटी पढ़ा था तो उसी समय जो सेंट्रल जीएसटी है और एक आईजीएसटी है उसको कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसको मिल गया, संसद को मिल गया ना। जैसे अपन देखते हैं कि जो जीएसटी है, जीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और आपका एक है आईजीएसटी, इस पर क्या किया, इसको वसूल करने का भी अधिकार किसके पास आ गया, अब केंद्र सरकार के पास आ गया। केंद्र क्या करता है, इसकी वसूली करता है। और जो एसजीएसटी है ये किसके पास जाता है, राज्य के पास। ये केंद्र सरकार के पास जाता है और ये किसके पास जाता है, एसजीएसटी राज्य सरकारों के खाते में जाता है डायरेक्ट। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि लगभग 1380 करोड़, मतलब 1380 करोड़ है ना, कितने हमने देखा था उस दिन कि 1380 करोड़ रुपए किसको दिए थे भारत सरकार ने। एक हमारे भारत की ही क्या है, आईटी कंपनी है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के जो प्रमुख हैं वो थे आपके नारायण मूर्ति जी। तो इनके साथ क्या हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इन्होंने बोला कि भाई आप जीएसटी ला रहे हो तो सरकार को भी लगा कि हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव तो हमें करने पड़ेंगे। तो फिर इनकी जो आईटी कंपनी थी उससे क्या किया गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। कितने रुपए में, 1380 करोड़ रुपए में। किसके साथ, इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस है ना, ये क्या है, आईटी कंपनी है। आप देखो जितने भी काम होते हैं जीएसटी के बिल वगैरह जो है वो किससे निकलते हैं, कंप्यूटर से ही निकलते हैं। तो इसके लिए क्या किया था,
इस कंपनी ने एक जीएसटी का जो है पूरा नेटवर्क तैयार किया था। क्या किया था इसने? 3 काम किए थे कि भाई हम क्या करेंगे, एक तो जीएसटी के लिए जीएसटी नेटवर्क बना देंगे, दूसरा इन्होंने जीएसटी इन करके एक पोर्टल बनाया, इसके अलावा एक जो है इन्होंने काम किया था ई वे बिल, मतलब जो भी बिल है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने चाहिए। ई वे बिल, ये 3 सुविधा जो है किसने करी थी? आईटी कंपनी थी। कौन सी? इन्फोसिस। तो इसके प्रमुख का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाए, छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है ना। तो नारायण मूर्ति जी ने इसकी स्थापना करी थी, है ना, तो याद रखना चाहिए ना, नारायण मूर्ति। तो इन्होंने क्या किया था? जीएसटी नेटवर्क बनाया था कि भारत के अंदर, है ना, ये जीएसटी नेटवर्क क्या करता है, जब भी आप कोई भी जीएसटी भरने जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड वाइड वेब के उसके हिसाब से जो है आपका जीएसटी इन करके एक वेबसाइट अलग क्रिएट कर दी गई है, जिस पर जाकर आप क्या कर सकते हो? जीएसटी भर सकते हो ना। इसको भी आप याद रख लेना, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इसके आधार पर GOVT GST इन, ठीक है। तो इस पर जाकर क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर जीएसटी जो है खुद ऑनलाइन भी जो है भर सकता है, और पोर्टल जीएसटी इन, है ना, तो ये पोर्टल बनाया गया था। ये भारत सरकार के लिए वेबसाइट इन लोगों ने उपलब्ध करवा दी, एक जीएसटी नेटवर्क बना दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कहीं से भी जो है वस्तु आए भारत के अंदर, अब वो वस्तु जहां आएगी, जहां प्रोडक्शन होगी, वहीं पर क्या हो जाएगा? जीएसटी का जो चार्ज है वहीं मैनेज हो जाएगा। फिर वहीं से जो राज्य सरकार को जीएसटी मिलना है वो राज्य सरकारों के खाते में चला जाएगा, केंद्र सरकार उस पर जीएसटी लगाती है तो केंद्र सरकार के खाते में वो चला जाएगा। अगर मामला एक राज्य से 2 राज्यों के बीच का है तो उसको वसूल तो कौन करता है? केंद्र करता है, लेकिन फिर वापस लौटाता है तो वो किसके आधार पर लौटाता है? जीएसटी काउंसिल के निर्णय के आधार पर कि कितना हमको इसको देना है। मान लीजिए अब गोवा है, अब गोवा से तो कोई माल निकल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप जाकर क्या कर रहे हो? गोवा को पैसा दे रहे हो, ऐसा थोड़ी देंगे। हाँ, गोवा के पोर्ट पर अगर कोई माल उतरा है फिर उस पर जीएसटी लगा है तो उसका हिस्सा जो है गोवा को मिल जाएगा। जैसे तमिलनाडु है, अब तमिलनाडु से कोई प्रोडक्शन हुआ था तो केंद्र में केंद्र सरकार तो उस पर लगाएगी चार्ज। इसके अलावा वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी तमिलनाडु की, वो भी लगाएगी चार्ज उस पर जीएसटी, तो वो तो उनके खाते में मिल जाएगा। लेकिन फिर तमिलनाडु से माल दिल्ली जा रहा है तो वो बहुत सारे राज्यों से क्या होगा? निकलता हुआ जाएगा। तो जैसे जैसे उनकी सीमाओं में जाएगा तो उस पर जितना चार्ज बनेगा उनको उतना पे कर दिया जाएगा। और कितना देना है कितना नहीं देना वो कौन निर्णय लेती है? तो जीएसटी परिषद ये निर्णय करती है ना। जीएसटी परिषद को भी अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने कौन सा आर्टिकल देखा अभी? केवल 246 अनुच्छेद क्या कहता है? ये संसद को और राज्यों के विधान मंडल है उनको शक्ति देता है कर के संबंध में कानून बनाने के लिए। तो कानून बना दिया संसद ने कि भाई सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी तो कौन रखेंगे? केंद्र सरकार रखेगी। एसजीएसटी जो है कौन रखेगी? राज्य सरकार रखेगी, ठीक है। दूसरा लिखिए अलग, अगला जो कानून वो सॉरी अनुच्छेद है वो है 268, ठीक है, आर्टिकल 268। पहले क्या होता था, क्योंकि सारे काम ऑनलाइन नहीं थे, पहले क्या होता था, सारा काम हेड रिटर्न होता था। तो जब भी टैक्स भरने की जो बात आती थी तो उसको लगाता तो कौन था? केंद्र सरकार लगाता था। फिर राज्य सरकार क्या करते थे? उसकी वसूली करते थे, फिर जाकर वो केंद्र को सौंपते थे, फिर केंद्र क्या करता था? उनको कितना देना है वो बांटता था। ये काम था पहले। तो फिर इसको आर्टिकल 68 है यार, ठीक है,
आर्टिकल 268 यानी कि 268। तो इसमें क्या था, पहले जो केंद्र कर लगाता था उसको वसूल करने का जो काम था वो राज्य सरकार करता था। तो कहीं बहुत सारी कहीं दिक्कतें होती थी, हो सकता था उतना वो राज्य जो है केंद्र को उतना लौटाता ही नहीं था, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो फिर जीएसटी पोर्टल आने के बाद, जीएसटी आने के बाद क्या कर दिया, इस आर्टिकल को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया। अब इसका कोई जो है मान्य नहीं है ना। तो इसको भी लिख लेना कि कौन सा आर्टिकल हटाए, तो याद रहेगा आपको। इसमें क्या था कि केंद्र सरकार क्या करता था, केंद्र सरकार कर लगाता था और राज्य सरकार क्या करती थी, राज्य सरकार वसूलती थी। ठीक है, केंद्र सरकार क्या करती थी, उस पर कर लगाती थी और उसका जो संग्रह है या फिर उसको इकट्ठा करने का काम है वो कौन करते था, राज्य करता था ना। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, अनुच्छेद को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया है या फिर बिल्कुल हटा दिया है ना। वसूल करती थी लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, अब आर्टिकल 269, अब जो 269 है वह भी वही है कि भाई केंद्र क्या करेगा, इसमें कर लगाएगा और एकत्र करने का जो अधिकार है वो किसको है, केंद्र को है। लेकिन बाद में जो जितना राज्यों का बनेगा उसको क्या करेगा, केंद्र लौटा देगा। और किसकी अनुशंसा पर लौटाएगा, तो वो जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर है ना। तो इसको भी लिख लीजिए। केंद्र सरकार कर लगाने एवं वसूल करने का कार्य करेगी तथा बाद में जीएसटी परिषद की के निर्णय के आधार पर राज्यों को कर का प्रतिशत या कर क्या कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो याद रखना आर्टिकल 269 में। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 69A। अब ये 69A ये भी क्या किया गया है, इसमें नया ऐड किया गया है। और नया ऐड किया गया है तो इसके लिए जो कार्य किया गया था वो कौन से लिए किया गया है, IGST के लिए किया गया है ना। इंटीग्रेटेड जीएसटी या फिर अंतरराज्य कर, ये लिख लिया ना सबने, किसका छूटा तो नहीं। ठीक, अनुच्छेद 269A तो ये क्या कहता है, 269 है ये बात करता है IGST की। IGST या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो पहले तो इस टैक्स को समझ लो कि ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कोई विशेष चीज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, बीच का राज्य है, यहाँ से माल को इधर उधर पहुँचाने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारी जो इंडस्ट्री है मान लो यहाँ पर लगी हुई है, तो वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है। तो पहले तो क्या होगा, उन्हीं इंडस्ट्रियों पर क्या होगा, वहाँ पर
टैक्स लग गया साहब, जहां पर उत्पादन हुआ, तो उत्पादन पर टैक्स कौन कौन लगाती है? तो याद रखना केंद्र सरकार लगाती है जीएसटी, और राज्य सरकार भी लगाएगी भाई। तो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने तो ले लिया साहब जीएसटी, सेंट्रल का सेंट्रल ने ले लिया, स्टेट का स्टेट ने ले लिया। फिर बात आती है आईजीएसटी की। अब इस आईजीएसटी को क्या करेगी? जहां जहां तक माल पहुंचेगा, जिन जिन राज्यों के अंदर जाएगा या फिर कोई विदेशी क्षेत्र में जाएगा, तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो लगाने का काम कौन करेगा? केंद्र करेगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो मध्य प्रदेश में से आपका जो आटा है, आटा कौन सा है? मालवा क्षेत्र का आटा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। कौन सा गेहूं जाता है? क्या हुआ? सरबती है ना। तो जो सरबती गेहूं है वो काफी ज्यादा होता है सीहोर वाले क्षेत्र में। तो वहां से क्या होता है, आटा कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है। तो अब जो जीएसटी है वो क्या लगेगा? उस आटे की फैक्ट्री पे लग गया साहब। उसको किसने ले लिया? मध्य प्रदेश सरकार ने ले लिया। फिर वो गया कहाँ पर? भाई केंद्र सरकार ने भी अपना जीएसटी ले लिया, लेकिन जो आईजीएसटी है वो और लगेगा उस पर। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, मध्य प्रदेश की सीमा से वो बाहर गया है। अब वो चाहे तो राज्यों में, भारत के राज्यों में ही जाए, उस पर भी कर लगेगा, वो आईजीएसटी लगेगा। या फिर वो माल विदेशी में जाए तो उस पर भी क्या करेगा? आईजीएसटी लगेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि जो प्रोडक्शन है वो क्या जा रहा है? एक राज्य से बाहर जा रहा है, राज्य की सीमा से बाहर जा रहा है, तो उस पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और इस आईजीएसटी को जो वसूलने का काम है वो किसका है? केंद्र सरकार का। फिर देखेगी केंद्र सरकार की यार इसका हिस्सा जो है, इसने राजस्थान की पहले सीमा पार करी, फिर गुजरात गया, फिर गुजरात के बंदरगाह से क्या हुआ, ये विदेश में एक्सपोर्ट हो गया। तो अब देखा जाएगा कि दो राज्यों को जो है हिस्सा देना है, तो मध्य प्रदेश को और गुजरात को थोड़ा थोड़ा हिस्सा जितना बनता है उनका उतना पे कर देगी। और किसके आधार पर ये निर्णय कौन करती है? तो वो जीएसटी परिषद ही करती है कि कितना इनको देना होता। तो इसमें लिख लीजिए, इसको बोलते हैं अंतरराज्य व्यापार कर। अंतरराज्य व्यापार कर है ना, जो सीमा पर लगता है। कस्टम ड्यूटी भी पहले लगा करता था, पहले राज्य सरकारें क्या करती थी? अपने हिसाब से इसको वसूला करती थी। लेकिन अब किसके हाथ में आ गया? ये केंद्र सरकार के हाथ में आ गया ना। इसकी जो वसूली है, वसूली कौन करती है? वसूली केंद्र सरकार करती है। बाद में क्या होता है? जीएसटी परिषद के आधार पर, परिषद के निर्णय के आधार पर राज्य को लौटा दिया जाता है। ठीक है, राज्यों को लौटा दिया जाता है। ठीक है। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि जहां पर आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा मात्रा में होती है उन क्षेत्रों पर भी लगाया जाता है। जैसे आपका बालाघाट है, अब बालाघाट में तो मान लीजिए आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही, लेकिन आपका जो खदानें हैं, एक तो आपकी मलाज खंड है, इसके अलावा आपकी भरवेली है, तो अब ये क्या है? ये बाहर क्षेत्र हो गए। आपका बालाघाट में तो नहीं है, लेकिन बालाघाट जिला तो है भाई, लेकिन बालाघाट से थोड़ी सी दूर की मात्रा पे। अब वहां पर मान लो पूरा एरिया कैसा हो गया? वो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। वहां पर सारी चीजें क्या हो रही है? बन रही है। आपके बिस्किट भी वहीं प्रोडक्शन हो रहे हैं फैक्ट्री में, सीमेंट की फैक्ट्रियां आपकी निर्मित हैं, आपकी कोयले की खदान है, आपकी मैग्नीज की है, आपकी तांबा की है। तो वो क्या होगा? उन कंपनियों पर जो है स्वतः उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? अलग से जो टैक्स है स्थापित हो जाएगा। कौन सा? आपका आईजीएसटी। तो याद रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ESEZ, इसको बोलते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या इसको बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यहीं पर क्या होता है? वो कर लग जाता है आईजीएसटी। अब बली से माल वहां से कहीं भी जाए, कहीं भी एक्सपोर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर आईजीएसटी एक बार लग चुका है।
है ना, फिर भले से वो माल कहीं तक भी जाए कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि उसने टैक्स उसका ले लिया है। मैंने इसलिए उस दिन आपको बताया था एक उदाहरण कि माल कहाँ का है, किस देश से आ रहा है, जैसे वो सीमा में आया हमारी में वहीं पर कर लगा दो, फिर वो भारत में कहीं भी घूमे वो माल, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बिके। ठीक है, तो इसलिए जो है सेज क्या किया जाता है, सेज वाले जो क्षेत्र होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहां पर आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सारी मात्रा में इंडस्ट्रियां स्थापित होती हैं, तो वहीं पर क्या कर दिया जाता है, उनसे टैक्स वसूल लिया जाता है। कौन सा, आपका IGST। अब ये IGST जहां जहां ज्यादा कंपनियां होगी उन राज्यों पर लगा दिया जाता है, फिर उनको उतना ही परसेंटेज जितना बनेगा उतना लौटा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है, आपका 269 के प्रावधान है। फिर अगला आर्टिकल लिखिए 270। अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 क्या कहता है, इसमें यह बात की गई है कि जो ऐसे कर, जो सारे कर लगाता तो कौन है, केंद्र सरकार लगाता है, और वसूल भी कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि जो राज्य को फिर वापस लौटाता है उन की बात करी गई है। तो यहाँ सेंट्रल GST और IGST की बात करी जा रही है। कौन कौन से लगाते हैं केंद्र सरकार, एक तो सेंट्रल GST लगाता है और एक IGST लगाता है, लेकिन उसको वापस लौटाने का जो है वो IGST का क्या करता है, वो कितना लौटाना है उस पर डिपेंड करेगा राज्य पर, सॉरी केंद्र पर, है ना। यहाँ पर कौन से कर आएंगे, केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए कर। कौन कौन से आपके, एक तो CGST है और एक आपका स्टेट GST है ना। आज ऑनलाइन वालों को थोड़ी असुविधा होगी क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ जाते अगर होता तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर याद रखना कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, केंद्र सरकार द्वारा जो वसूल किए गए कर हैं, एक तो सेंट्रल GST, सॉरी IGST करना है ना, सेंट्रल GST और IGST है ना। कभी कभी आपको लगे तो आप पूछ लिया करें, है ना, कि भाई सर आपने तो जो बोल रहे हो कुछ और लिख दिया कुछ और, ताकि ऑनलाइन वालों का नुकसान नहीं हो, है ना। आप भी एक जिम्मेदार सदस्य हो आदर्श परिवार के, तो इतनी छोटी मोटी जो है चीजें बता दिया करें, है ना। तो केंद्र सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं, जो वसूले जाते हैं जो कर, वो कौन कौन से, एक तो सेंट्रल GST है और एक IGST है। अब इनका क्या किया जाएगा, जो वितरण है, जो वसूली है वो राज्यों को लौटाई जाएगी भाई, है ना, कि भाई हमने कितना वसूल किया है IGST, अब हमें कितना आपको वापस करना है। तो वो हिस्सा उसमें आता है आपका आर्टिकल 270 में। लौटाया जाता है, ठीक है, जितना जिस जिस राज्य से आया है कर, उन राज्यों को क्या कर दिया जाता है, वापस लौटा दिया जाता है IGST में से ना। और जैसे मान लो कोई केंद्र को लगता है कि यार इस राज्य की क्या है, आर्थिक स्थितियां बहुत ही ज्यादा क्या है, कमजोर हैं, तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, पूरा कर लौटा दिया जाता है। लेकिन गुजरात जैसे राज्य हैं, अब वहाँ की स्थिति काफी अच्छी है, तो केंद्र सरकार क्या करती है, कुछ हिस्सा जो है अपने पास रख लेती है, उसको कम हिस्सा जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाद में क्या कर दिया जाता है, राज्यों को लौटा दिया जाता है राज्यों की स्थिति के आधार पर। अगला है आर्टिकल 271, अनुच्छेद 270 के बाद आएगा 71। तो ये आर्टिकल 271 यूं बोलता है कि अगर केंद्र सरकार और करों की अगर प्राप्ति चाहता है तो उसके लिए दो कर रखे हुए हैं। कौन कौन सा, एक तो है अधिभार और एक है उपकर, सेज जिसको बोलते हैं। अधिभार वो है जैसे कि इसके लिए आर्टिकल कौन कौन से, एक तो 71 में एक तो अधिभार की बात करी गई है, अधिभार लगा सकती है केंद्र सरकार।
और एक लगा सकती है आपका उपकर। उपकर वो हैं जो कर के ऊपर कर लगे, और अधिभार वो हैं तो जैसे मान लो पहले उस पर टैक्स लग चुका है इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन फिर भी उन पर क्या कर दिया जाए, और ज्यादा जो है अधिभार लगा दिया जाए और टैक्स लगा दिया जाए। समझ पा रहे हो? जैसे अपन इनकम टैक्स का देख लें उदाहरण, इनकम टैक्स से अपन को समझ में आ जाएगा, लेकिन याद रखना इनकम टैक्स तो कैसा है आपका, वो जीएसटी में नहीं आता, वो तो डायरेक्ट करें, प्रत्यक्ष करें, डायरेक्ट टैक्स इनकम कर। तो यहाँ पर इनकम से हम समझ लेंगे अधिभार क्या होता है। मान लीजिए 1 करोड़ पर लग रहा था आपका 10% कर, फिर आपने देखा कि 3 करोड़ की अगर आपकी संपत्ति है उस पर लग रहा आपका 30% कर, ठीक है। तो अब 30% कर लग रहा है, तो आपका जो 3 करोड़ की संपत्ति है तो उस पर मान लीजिए 60 लाख रुपए क्या हो गया आपका टैक्स लग गया, किसमें, 3 करोड़ रुपए पर। अब वो 60 लाख रुपए पर भी क्या होगा, फिर बाद में उस पर भी क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा, कितना, 60,000 लगभग। तो जो ऊपर का जो टैक्स लगता है वही किस में आ जाता है, मतलब कर के ऊपर और भार बढ़ता जा रहा है। पहले उस पर एक बार टैक्स लग गया, फिर उस पर टैक्स लग गया। समझ आया? दोबारा समझाएं। देखो भाई, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की संपत्ति, उस पर लगा था आपका 10% टैक्स, फिर स्लैब दूसरी में गए कि 3 करोड़ रुपए की संपत्ति, उस पर लग गया आपका 30% टैक्स। अब 30% टैक्स लगने के बाद में मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए क्या हुए, उसको टैक्स के रूप में प्रदान कर दिए, फिर 60 लाख पर भी क्या हो जाएगा, आपसे चार्ज लिया जाएगा। इस पर लगभग मान लो उसने ले लिया आपसे, पूरी जो संपत्ति थी उस पर 6 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा लग गया, उसी को बोलते हैं अधिभार। मतलब वो जो भार है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टैक्स के ऊपर जो टैक्स जब लगता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो एक क्षमता है उसको बढ़ाते जाते हैं। तो ये क्या होता है, कंपनियों पर भी इसी प्रकार से लगता है। जैसे मान लो किसी कंपनी की इनकम है, अब वो इनकम क्या है, मान लीजिए पहले कम थी तो कम टैक्स लिया जा रहा था उससे, लेकिन जैसे जैसे इनकम टैक्स वो कंपनी का जो कारोबार है, टर्नओवर है, वो बढ़ता गया, दुकानदार है, उस दुकानदार पर मान लो बहुत ज़्यादा वो लेन देन कर रहा है, तो उस पर क्या होता है, जीएसटी बढ़ता जाता है। तो इस जीएसटी से अगर अलग जो वसूल करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्यों के पास। मतलब राज्यों से बोल रखा है केंद्र ने कि आप क्या करोगे, अधिभार खुद वसूल करोगे और उपकर भी आप खुद वसूल करोगे, लेकिन जाएंगे किसके खाते में, ये केंद्र के पास जाएंगे। और केंद्र क्यों रख रहा है इसको, क्योंकि अगर किसी राज्य को नुकसान हो जाए, वो उतना जीएसटी नहीं ग्रहण मतलब कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगा, उनको क्षतिपूर्ति के रूप में जो यहाँ पैसा आएगा उस पैसे से क्या करेगा, उसकी भरपाई कर देगा। और याद रखना जो ये विशेष उद्देश्यों से ही लगाए जाते हैं, जैसे कि अधिभार जो लगाया जाता है इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई क्या करेंगे, हम जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उन लोगों से पैसे वसूल कर लेंगे। और उपकर में ये से आएंगे कर जो कि राज्य की जितने भी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, किसान कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, या फिर आपका जो एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम खर्च कर दें, R&D के रूप में खर्च कर दें, तो वो उपकर का जो पैसा आएगा इस खाते में, तो उनको क्या किया जाएगा, किसी विशेष सेवा के लिए खर्च किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, याद रखना जैसे उपकर हैं, वो उपकर क्या होगा, किसी ना किसी उद्देश्य से, ये किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही जो है लगाए जाते हैं, ऐसे सरकार इसको नहीं लगाती है ना। जैसे मान लीजिए उपकर की अपन बात करें तो ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए जा सकता है, या फिर R&D के रूप में खर्च हो सकता है ना, अनुसंधान क्षेत्र में हो सकता है। इसके अलावा आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, तो ये उपकर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी विशेष उद्देश्य को हम क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, उसके लिए उपकर आपसे लिए जाते हैं ना। तो मैंने आपको उदाहरण बताया था कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी प्राइवेट कैफे में गए हो या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए हो, तो वहां पर आप जब भी कोई सेवा लेते हो तो उस सेवा पर सेवा चार्ज तो सर्विस टैक्स तो उनसे ले ही जाता है ना, वो भी किसमें आ गया, आप सेवा कर भी आपका जीएसटी में शामिल हो जाता है। लेकिन विशेष जो
टैक्स लिया जाता है वो आपको उपकर के रूप में जो है वसूला जाता है। ये सेस जो है कंपनियों से लिया जाता है बहुत सारी से सेस, और इसको बोलते हैं आपका सरचार्ज। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कॉफी के बदले से 500 रुपये भी ले लो या फिर 1000 भी ले लो। पिज्जा खाने गए, उनसे 500 भी ले लो, 1000 भी ले लो, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत किसको आती है? आम आदमी को आती है। तो आम आदमी वहां तक नहीं जा पाते हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस सेस को कौन भरते हैं? जो ज्यादा इनकम अपने पास रखते हैं वो लोग खर्च करते हैं। किसके लिए? मतलब सेस और सरचार्ज। तो सरचार्ज पहले कर लग गया, फिर उसके ऊपर कर लग गया, वो सरचार्ज हो गया। और सेस भी इसी तरह से होता है ना। अभी अपन बताएंगे कि भाई किस कंपनियां जो है सेस भरती है, जिसमें अपन कोका कोला को ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। इन लोगों ने भी क्या किया है कि पहले जब इन पर बहुत ज़्यादा क्या है टैक्स लगाया गया था सेस के रूप में, तो इन कंपनियों ने क्या किया कि भाई हम एक बोतल के साथ एक बोतल क्या करते हैं, फ्री देते हैं साहब। ऐसा बोलते हैं किसको? सरकार को। कि हमने क्या कर रखी है, हमारी योजना चला रखी है कि उपभोक्ता अगर हमसे 5 बोतल एक साथ खरीद रहा है या 10 बोतल एक साथ खरीद रहा है तो हम 2 बोतल एक्स्ट्रा देते हैं। तो हमने प्रोडक्शन तो किया लेकिन उसका पैसा हमने क्या किया? ग्राहक से नहीं लिया है। ऐसा कहकर ये बच जाते हैं, उसके बिलों को लगाते हैं जीएसटी बिलों में कि भाई हमने प्रोडक्शन तो किया लेकिन इतना क्या है हमने इनको चुकाया है, भले से वो बाद में उसको खुला ही बेचे एक एक बोतल को। समझ पा रहे हो ना? लेकिन स्कीम के नाम पर क्या करते हैं, वो टैक्स देने से छूट पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई सरकार को लग रहा है कि यार 10 बोतल ये बांट रहे हैं तो उस पर 2 फ्री दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको थोड़ा छूट हम दे देते हैं, क्योंकि उससे क्या हो, लोगों का भला होता है, कल्याण होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहती। प्राइवेट कंपनी तो क्या चाहती है? लाभ कमाना चाहती है। लेकिन वो ऐसा बोलकर क्या होते हैं, कुछ करों की जो छूट है वो उनको मिल जाती है कंपनियों को, है ना। इसलिए आप बहुत सारे देखते होंगे जब भी कोई ऑफर आता है तो बहुत सारी ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उनको फ्री में ही पिलाया जाता है ना। कुछ दिन पहले आपके बालाघाट की बात है, एक आती है वो स्टार लिंक करके आती है, स्टार लिंक नहीं है, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स जो थी वो लोगों को फ्री में पिलाई जा रही थी। और फिर हमने उनसे पूछा तो बोल रहे थे कि हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उस पर एक मज़ेदार बात ये थी कि अगर आप गूगल से उसको पे करते हो तो आपको वापस भी क्या मिलता है, उस पर कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी जो है व्यवस्थाएं क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनियां अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। बाद में क्या होती हैं, अब वो कितना धरातल पर उतर पाए कंपनी की योजनाएं, वो वास्तविकता कुछ और है और ऐसे कुछ और है। मान लो आपको दे तो दी हमने ऑफर में, लेकिन बाद में आप उसको खुला ही बेच रहे हो एक एक करके, तो ऑफर कहाँ गया फिर, है ना। तो ये अधिभार और सेस क्यों लगाती है? अगर सरकार को लगता है कि कोई अगर राज्य जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो हम अधिभार के पैसे में से और उपकर के पैसे में से क्या करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे भाई, है ना। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा कहता है? 271 कहता है। अधिभार और उपकर में कुछ अंतर नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि अगर किसी कंपनी की इनकम ज्यादा है तो उससे क्या किया जाएगा, पैसा वसूल किया जाएगा। वो कौन करेगा? केंद्रीय करेगा। वो हो जाएगा आपका अधिभार में, मतलब कंपनी की आय पर। क्योंकि जैसे आपकी कोई कंपनी, उसकी तो आय है ना, उसका भी अलग खाता होगा। आपके पास जो पैसा है, आपके पास तो इनकम टैक्स लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपनी पर जो है क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। डायरेक्ट मतलब कंपनी से भी लिया जाता है तो वो भी डायरेक्ट टैक्स के रूप में आ जाता है। वो भी कंपनी क्या करती है, पैसा कमाते हैं। लेकिन कंपनी के पास कहाँ से पैसा आएगा? कंपनी तो इनडायरेक्ट टैक्स की रूप में ही आएगा ना उसके पास। डायरेक्ट कंपनी का खुद का तो वो होता नहीं है। लेकिन कंपनी क्या करती है, टर्नओवर करती है, तो उसका पैसा देखा जाता है कितना कारोबार है इस कंपनी का, फिर उसके हिसाब से उससे पैसा लिया जाता है। तो जैसे कंपनी अपना कर दे रही है 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए, फिर उस कर को तो दे रही है उस पर टैक्स, लेकिन उसका जो टैक्स होगा ना उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं अधिभार। ठीक है। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स का बताया कि आपकी इनकम है 1 करोड़ रुपए, फिर बाद में आपकी इनकम हो गई 30 करोड़ रुपए, 3 करोड़, तो उस पर क्या करेगा, पहले पे तो लगता था 10%, फिर आपकी 3 करोड़ हुई तो उस पर मान लो 20% या 30% लग रहा है।
तो फिर उससे जो पैसा वसूल जाएगा ना उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो पैसे पर ब्याज लग जाए। चक्रवर्ती ब्याज तो सबने सुना होगा ना, हम ब्याज के ऊपर ब्याज देते हैं, उसी तरह से ब्याज के ऊपर मतलब जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसी को अपन बोलते हैं अधिभार या सरचार्ज। चार्ज तो लिया ही जा रहा है लेकिन उस पर भी सरचार्ज, समझ पा रहे हो। और कर के ऊपर कर मतलब उपकर, वही एक समान है लेकिन वो कंपनी पर लगता है सरचार्ज, जबकि उपकर क्या लग रहा है, किसी विशेष जो प्रोडक्ट आप मतलब कंपनी बनाती है वही उसी पर, या फिर कहीं कैफे में आप सुविधा लेने गए, सेवा लेने गए तो आपके वहीं पर लग जाएगा। कैफे वाले बोल देगा साहब इतने रुपए का आप सेज दो हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको इतनी अच्छी साफ सफाई मिल रही है। अगर हम स्वच्छ भारत अभियान के लिए नहीं देंगे तो साफ सफाई कहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो ऐसे बोल कर लेते हैं ना, उस पर बिल पर लिखा हुआ होता है कि साहब हमने इतना सेस लिया है आपसे, है ना, इतना हमने टैक्स लिया है, इतना हमने जीएसटी लिया है। तो जीएसटी तो लग रहा है, उसके अलावा से लिए जाते हैं, ठीक है। अगला लिखिए, इसका जो था जीएसटी सेस को कितने साल के लिए लाया गया था, शुरू में 5 वर्षों के लिए लाया गया था ना। अगला बिंदु है जीएसटी सेस जीएसटी परिषद द्वारा, जीएसटी परिषद के निर्णय पर 5 वर्षों तक या 5 साल तक की क्या की थी, इसमें गारंटी प्रदान करी गई थी, गारंटी पर लाया गया, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए इसमें, अगर कोई राज्य इसकी वसूली नहीं कर पाता, मतलब सरचार्ज की और उपकर की अगर कोई राज्य वसूली भी नहीं कर पाता, या जीएसटी की परिषद जीएसटी अगर वो वसूल नहीं कर पाता तो उसको क्या कर दिया जाएगा, जो हमने जीएसटी फंड देखा था उसमें से पैसे उनको वापस कर दिए जाएंगे हर जाने के रूप में, है ना। जैसे मान लो आपने उतना जितना आपका पहला पैसा आता था आप उतना पैसा नहीं प्रदान कर पा रहे हो, तो अगर आपको कोई, जैसे मान लो वहाँ इंडस्ट्री चली नहीं उस साल और पैसा आया नहीं, तो फिर क्या कहाँ से देगी, दूसरे राज्यों से जो भी पैसा आएगा उसमें से पैसा निकाल कर आपको प्रदान कर देगी, ऐसा था इसमें। अगर कोई राज्य अपनी वसूली ठीक तरह से नहीं कर पाता, अपनी वसूली ठीक तरह से नहीं कर पाता, ठीक तरह से नहीं कर पाता तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। तो केंद्र सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, ठीक है। और अब आप जो है इनके उपकर कितना कितना लगता है, उपकर को लिख लीजिए ना। तो जैसे पहली अपन कंपनी देखे कोका कोला की, है ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोका कोला तो मैंने एक ब्रांड का नाम बताया है आपको, है ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन पर कितना टैक्स लिया जाता है। पहले इनको 14% की दर थी, लेकिन इसको बाद में क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया है 28%। तो इस पर क्या मिलता है, 28% तो इस पर लगाया है उपकर, ठीक है। 28% तो क्या लगा है, उपकर लगा है। इसके अलावा 15% जो है सरचार्ज लगाया है, इसलिए इतने महंगे बिकते हैं ये प्रोडक्ट, सरचार्ज। अब आप जाओ लस्सी पीने, लस्सी मिल जाएगी आपको 30 रुपए का एक गिलास, है ना, या फिर अमूल की खरीदते हो तो 20 रुपए की 25 रुपए तक की मिल जाती है। लेकिन आप उसी तरह से थम्स अप या कोका कोला की बोतल खरीदो 35-40 रुपए से वो नीचे नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं जो है उस पर क्या हुआ है, उन्होंने उपकर बहुत ज़्यादा दिया है, उसने सरचार्ज दिया है, तो इसलिए वो कहाँ से वसूल करेंगे, वो हमसे ही करेंगे। और इन पर क्यों लगता है, क्योंकि ये क्या है, बाहर की कंपनियां हैं, हम इनको क्या करते हैं, मंगवाते हैं, तो इसलिए जो है उन पर क्या करते हैं, सीमा शुल्क वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए वो महंगी हो जाती है। जबकि लस्सी जो बनती है वो आपके भारत में बनती है,
भारत सरकार भी चाहती है कि उनके ही प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें, लोग आम आदमी बैठे तो लस्सी पिए, है ना, अच्छे स्वस्थ रहें। नहीं चाहती कि कार्बो जो आपके जो प्रोडक्ट जितने भी पैकिंग के आते हैं तो उसमें बहुत सारी क्या होती है, गैसें मिलाई जाती है ताकि वो सुरक्षित रखें, लेकिन वो गलत इम्पैक्ट भी आपके जो स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव क्या करती है, छोड़ती है। तो इसलिए जो है इनको क्या करनी पड़ती है, भारी रकम भी लगानी पड़ती है। अमूल का आप लस्सी का पैकेट खरीदने जाओ, बढ़िया कागज में आएगा, इको फ्रेंडली है, कागज क्या हो जाएगा, जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, प्लास्टिक फैला रहे हैं हमारे यहाँ, प्लास्टिक की बोतलों में आती है चीज़ें। तो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, भारी जो है उपकर भी देना पड़ता है और सरचार्ज भी देना पड़ता है। समझ में आया? अगला लिखिए, साधारण तंबाकू। साधारण तंबाकू पर लगता है 135%। साधारण तंबाकू, है ना, खाते होंगे यहाँ तो आपके यहाँ तो हमने देखा है कि जो पान वाले भैया होते हैं वो घिस घिस कर मतलब वहीं बना कर देते हैं, है ना, लेकिन जो पैकेट वाले आते हैं उस पैकेट वाले तंबाकू पर, जो साधारण तंबाकू होता है उस पर लगता है 135%। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, आपका शेष बोलेंगे ना, 135% शेष। इसके अलावा जो गुटखा वाला आता है उस गुटखा वाले पर ज्यादा लगता है 204%। जो गुटखा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पान मसाला, पान मसाला ही बोलते हैं ना, चलो गुटखा ही लिख लो आप तो ना। उस गुटखा वाले पर लगता है 204%। इसके अलावा जो कोयला है, क्योंकि कोयले से क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो इस कोयले पर जो 1 टन कोयला है उस 1 टन कोयले पर जो है कितना लगाया जाता है, 400% सेस लगाया जाता है। 1 टन कोल, है ना, जो कोयला है हमारा काला कोयला, उस पर लगता है कितना, 400% उपकर जो है लगाया जाता है। अब आप देखो कि क्योंकि कोयले की क्या हो, खपत बहुत कम हो जाएगी इससे, है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं दूसरे चीज़ें निकाल लेगी फिर एनर्जी के लिए, है ना। अब तो भारत सरकार भी हाइड्रोजन एनर्जी को ज़्यादा मतलब बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन कर रही है कि भाई ज़्यादा लोग हमारे जो ऐसे एनर्जी हैं सोर्स जिनसे क्या हो, पर्यावरण दूषित हो, उनको छोड़कर, कोयले की खपत बहुत ज़्यादा होती है तो उनसे निकलकर दूसरे सोर्सों पे आ जाए। तो अगर कोई 1 टन कोयला जला रहा है तो उस पर कितना लगाएगी सरकार, 400% जो उपकर है उससे वसूल करेगी, क्योंकि वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। फिर हम इस पैसे का क्या करेंगे साहब, पर्यावरण के लिए खर्च करेंगे, पेड़ लगाएंगे साहब उस पैसे से, है ना। ऐसा सरकार भी बोलती है कि हम आपसे क्यों वसूल कर रहे हैं, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। जनता ऐसी पागल थोड़ी है कि ऐसे ही दे देगी निकाल के कि जेब से ये लो साहब, है ना। अगला है, अब हम बात करते हैं जीएसटी परिषद की, कि जो जीएसटी परिषद है इसका पहले संविधान में कोई भी कहीं भी, क्योंकि जीएसटी नहीं था तो संविधान में थी ही नहीं, लेकिन जब कानून बनाया तो उसका क्या करना पड़ा, उल्लेख करना पड़ा भाई। तो आर्टिकल 279 ए में क्या किया गया, इसको जीएसटी परिषद की संरचना को रखा हुआ है। अनुच्छेद 279 ए, अगर इसकी बात करी जाए तो सीधा सीधा लिख लेना, जीएसटी परिषद का गठन। जब अपन ने उस दिन पढ़ा था जीएसटी की प्रक्रिया में, तो जीएसटी की प्रक्रिया में हमने देखा था कि जीएसटी परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। जीएसटी परिषद का गठन किस आर्टिकल में, तो याद रखना 279 ए में। अब यहाँ इसकी संरचना देखो, एक तो इसमें कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना, जो वर्तमान में कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो एक तो कौन होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगी, है ना, अभी महिला है, तो एक तो क्या होगी, केंद्रीय वित्त मंत्री। दूसरा, इसी की सहायता के लिए एक होता है राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री होगा इस परिषद में। इसके अलावा आपके 31 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र
शासित प्रदेश के वित्त मंत्री या फिर सरकार जिनको चुनकर भेजे वो इसमें आ जाएंगे। मैंने 31 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्यों लिखे, क्योंकि 28 तो हमारे राज्य हैं, 28 आपके क्या है राज्य हैं, और 3 यहाँ पर है आपकी यूटी। और यूटी कौन कौन सी है तो इनको याद रखना, एक तो दिल्ली है, एक आपकी पुदुचेरी है, और इसके अंदर एक है आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो वर्तमान में जो है क्या किया है, यहाँ के भी जो वित्त मंत्री होंगे राज्य सरकार के या आपके जो यूटी हैं वहाँ के जो वित्त मंत्री होंगे वो क्या कहाँ जाएंगे, जब भी जीएसटी परिषद की बैठक होगी उसमें क्या करेंगे, ये लोग भाग लेंगे। और किस राज्य से कितना मिला है, कितना उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो क्या करेंगे अपनी तरफ से जो है बात इसमें रख पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या किया गया था, जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, ताकि पता तो चले ना भाई हम जीएसटी लाए हैं तो उससे क्या फायदा, किस किस को नुकसान हो रहा है। और फिर वो मांग करेंगे तो मांग कौन करने जाएगा, उनकी तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति को तो भेजेंगे राज्य भी, है ना, क्योंकि राज्यों की भी क्या करी गई है, इसमें सहमति ली गई है ना। इसीलिए बोलते हैं कि विशेष क्या हुआ था, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था आर्टिकल 368 के तहत, उसको भी ध्यान रखना। तो याद रखना इसमें संरचना में कितने लोग आ जाएंगे, अब 31 और 2 33 लोग। ठीक है, सारे लोग कितने हो गए मिलाकर, एक तो ये, एक ये, 2 तो ये हो गए, और आपके 31 कौन से हो गए, ये राज्य और यूटी से जो व्यक्ति आए हैं। तो याद रखना 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी क्या होते हैं, आपकी जीएसटी जो परिषद होती है उसके ये लोग क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री होती है, बाकी क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। समझ पाए जीएसटी परिषद को, ठीक है ना। अब आगे अपन बात करते हैं इनके गण पूर्ति कितनी होगी, इसके अलावा इसमें निर्वाचन कैसे होता है, कैसे हम किस कानून को बदलने जा रहे हैं या फिर कोई नई स्कीम ला रहे हैं या नई कोई योजना लाएंगे जीएसटी के लिए, तो वो कैसे आधार पर लाएंगे वो अपन समझ लेते हैं। तो 33 लोग इसमें टोटल हैं। तो याद रखना गण पूर्ति के लिए कितने होने चाहिए, 50% सदस्य होने चाहिए, यानी कि 17 लोग उसमें उपस्थित होने चाहिए। समझ पा रहे हो ना, 33 का आधा कितना होगा, 16.5 होगा। तो 16.5 तो आदमी को कर नहीं सकते हो, तो 17 लोग क्या होने चाहिए, उसमें उपस्थित होना चाहिए। जब भी जीएसटी की परिषद की बैठक होती है गण पूर्ति उसकी कितनी होनी चाहिए, आधे से अधिक सदस्य क्या हो वहां पर उपस्थित हो, आधे से अधिक सदस्यों की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। लगभग 17 लोग वहां पर होने चाहिए। अगर सभी लोग नहीं जा पाते हैं कभी कभी किसी कारणवश, तो उसमें गण पूर्ति कितनी रखी गई है, आधे से अधिक, मतलब 17 लोग वहां पर उपस्थित होने चाहिए। अगला है जिसको अपन बोलते हैं 50%, तो उसमें होने ही चाहिए ना, 50% सदस्य। % सदस्य है ना, आधे से अधिक भी कोई दिक्कत नहीं ना। अगला लिखिए वोटिंग। वोटिंग होती है इसमें 75% होना चाहिए। अगर कोई भी नई चीज व्यवस्था लेकर आने तो 75% इसकी क्या होती है, वोटिंग। हमने गणपूर्ति इसको बोलते हैं कोरम। कोरम कितना होना चाहिए, 50% सदस्य होने चाहिए, जब जाकर उसका क्या होगी, कार्यवाही शुरू होगी। समझ पा रहे हो ना। जैसे अपन संसद में पढ़ते हैं तो संसद में गणपूर्ति के लिए कितना होना चाहिए, वहां पर 10% को रखते हैं अपन, तो वहां 10% में कितने हो जाते हैं, वो 55 सदस्य, 50-55 सदस्य हो जाते हैं, है ना। तो तब तक वहां अगर 50-55 सदस्य नहीं होंगे वहां पर कार्यवाही शुरू नहीं होगी, पहले उतने सदस्य लाओ। तो इसीलिए इसी तरह से जब जीएसटी परिषद की बैठक होती है तो उसमें कितने होने चाहिए, लगभग 50% सदस्य, मतलब 17 लोग उपस्थित वहां होने चाहिए, तभी जाकर जीएसटी परिषद की क्या होगी, बैठक की कार्यवाही शुरू होगी, वो होगा गणपूर्ति। दूसरा है वोटिंग। तो वोटिंग वहां पर होती है लगभग 50, अगर कोई भी बिल ला रहे हो या कोई चीज ला रहे हो आप नई व्यवस्था, तो उस पर 75% वोटिंग होना
आवश्यक है, तभी जाकर वो क्या होगा, पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसी को बोलते हैं अपन 3/4। ठीक है, 3/4 जो है बहुमत उसमें होना चाहिए। अगला है, इसकी जो वैल्यू रहती है 1/3 रहती है केंद्र की, जो वोट डालते हैं ना, 1/3 किसकी रहती है वोट की वैल्यू, वोट की कीमत, ये होती है केंद्र की। केंद्र का अगर 1 वोट डाला जाएगा तो वो 1/3 आएगा, जबकि अगर राज्य का वोट डाला जाएगा वो 2/3। राज्य का वोट, ठीक है। अगर 1/3 वोट किसका डाला जाएगा, केंद्र का, तो इसकी वैल्यू होगी लगभग 33.3 वोट माने जाएंगे ना। और इसका राज्य का वोट का जो प्रतिशत है उसको भी देख लें अपन, 2 वोट माने जाएंगे राज्य के। एक तिहाई मतलब 33.3 ये केंद्र के वोट माने जाएंगे। अगर यहाँ 2/3 अगर इसका मतलब है कि 2 वोट किसके माने जाएंगे, आपके राज्य स्तर पर माने जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे 17 जब सदस्य होंगे तो 17 होंगे तो उनका हिस्सा तो बांटना पड़ेगा ना भाई। केंद्र का अगर एक ही व्यक्ति है, 34 लोग टोटल उसमें होने चाहिए बैठक में। अगर मान लो आधे ही हैं, कितने आपके 50% है, लगभग 17 लोग उपस्थित है, तो 17 लोगों ने अगर मतदान किया तो उस मतदान का अगर रेशो निकालोगे तो अगर केंद्र का कोई करेगा मतदान तो उसका माना जाएगा 1/3, और अगर राज्य का करता है तो उसका माना जाएगा 2/3। और उनका वोट का मतलब कि अगर राज्य का कोई वोट डालता है तो उसका 2 वोट गिने जाएंगे, अगर केंद्र का कोई डालता है तो उसका 33 पॉइंट आपके 3 है ना। इसको थोड़ा चेक करूंगा मैं भी, ये किस आधार पर है। हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं देखूंगा कि इसका 3.3 है या 33.3 है ना। इसको जीएसटी जो परिषद है उसमें वोट का मैं एक बार चेक कर लूंगा ना। हालांकि इतना डिटेल में वोटों का बारे में वो नहीं पूछता, वो केवल जीएसटी परिषद की संरचना पूछता है। तो संरचना में आप मतलब एक तो अध्यक्ष को और बाकी जो सदस्य हैं उनको आप बता सकते हो कि इसमें 33 लोग इसमें शामिल है वर्तमान में ना। और इसकी जो बैठक है वो तभी ली जाती है जब अगर किसी राज्य को कोई दिक्कत हो रही है या नुकसान हो रहा है, तब जाकर हर 5 महीने में 5 साल में बैठक हुई थी इसकी, है ना। तो 5 साल में एक अनुमान लगाया जाता है कि कितना क्या प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर किसी को नुकसान होता है तो वहाँ केग क्या करता है, जाकर देखता है उस राज्य की परिस्थितियों को, वास्तव में इसको नुकसान हुआ है तो फिर जाकर जीएसटी परिषद क्या करती है, अपने जो क्षतिपूर्ति का जो फंड होता है उसमें से उसको कितना देना है वो डिसाइड करती है कि भाई इसको क्या है, वास्तव में हानि हुई है। ठीक, क्योंकि जिस राज्य में मान लो ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है वहाँ से, और फिर कंपनियां मान लो वहाँ चला ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग लगा ही नहीं रहे वहाँ कंपनी, तो फिर क्या होगा। आप देख लो कि अगर कोई कंपनी वहाँ पर मान लो शेष आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है तो हर कोई व्यक्ति थोड़ी चाहेगा कि मैं इतना ज़्यादा टैक्स दूं, पैसा मेरे पास इतना बच ही नहीं पा रहा, मेरी तो लॉस में जा रही कंपनी, तो मैं क्यों चलाऊं, बंद कर देगा वो। ठीक है, तो अगर किसी राज्य छोटा है और उस राज्य को तो उसी से इनकम हो रही थी तो फिर ऐसी दिक्कतें सामना करना पड़ता है। तो इससे बोला गया 5 साल तक हम देखेंगे, चेक करेंगे, अगर 5 साल में किसी को नुकसान होगा तो हम जाकर आपको क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, अगला है 2-3 चीज़ें और रह गई, इसको और लिख लो ना। इसमें बोला है कि भाई किस वस्तु पर हम टैक्स लें, तो इन्होंने बोला कि जो सेवा नहीं है वो सारी क्या है, आपकी वस्तु है, और जो वस्तु नहीं है वो क्या है, सारी सेवा है। पहले हेयर कटिंग करवाने जाते थे या फिर कोई सेविंग करवाने जाते थे, ब्लीच करने वाले, क्योंकि उनका भी क्या है, बड़े बड़े बहुत सारे सेंटर खुले होते हैं। तो अब वहाँ पर मान लो सरकार टैक्स किस नाम से ले, तो वहाँ सर्विस का उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने सर्विस छोड़कर उन्होंने बोला कि हम तो कोई प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं साहब, तो फिर सरकार को क्या है वो टैक्स देने से बच जाया करते थे। तो फिर एक नई परिभाषा इन्होंने निकाली कि राज्य किसको माने और केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश किसको माने। तो
राज्यों की बात आई तो फिर राज्य में क्या क्या रखे उन्होंने, यूटी को भी शामिल किया कि जहां विधान मंडल है, जहां राज्य विधान मंडल बोलेंगे ना, राज्यों में राज्य विधान मंडल होते हैं, तो जहां पर भी विधानसभा या विधान मंडल है उसको हम क्या मानेंगे, राज्य की परिभाषा माने, है ना। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश मैंने लिखवा दिया था, लेकिन वहाँ केंद्र शासित प्रदेश इसलिए नहीं है क्योंकि 31 राज्य मैंने डायरेक्ट उसमें लिखे थे, लेकिन वो यूटी मैंने आपको समझने के लिए लिखे हैं कि 28 तो राज्य हैं और 3 आपकी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो यहाँ 3 परिभाषाएं और लिख लीजिए आप, कौन कौन सी। पहली परिभाषा ये थी कि किसको हम क्या माने, टैक्स किससे लेंगे, है ना। तो इन्होंने बोला कि पेय युक्त अल्कोहल जो छोड़कर बाकी सारी चीजें हैं उन पर हम क्या करेंगे, जीएसटी वसूल करेंगे। पेय युक्त अल्कोहल को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगेगा या जीएसटी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये तो किसमें हो गई, आपके पेय पदार्थों वाली, है ना। दूसरा यहाँ राज्य की जो परिभाषा थी कि राज्य कौन होंगे, तो जहां विधानसभा या विधानमंडल, राज्य विधानमंडल लिख लिया ना, राज्य विधान मंडल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे ना। कि बहुत सारे जो, जैसे मान लो कुछ राज्य हैं छोटे छोटे हैं तो वहाँ विधानसभाएं होंगी, है ना। तो अब इन्होंने बोला कि भाई जहाँ भी क्या है, विधानसभा है या फिर राज्य विधानमंडल, मतलब जहाँ विधानसभा और विधान परिषद है, तो जहाँ जहाँ वो ये उनसे हम क्या करेंगे, टैक्स की वसूली करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि 3 यूटी कौन कौन से आपके, एक तो जम्मू कश्मीर, एक इसके अलावा आपके एक है आपका पुद्दुचेरी और एक है आपका कौन सा, दिल्ली। तो यहाँ पर भी क्या है आपकी विधानसभाएं, तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनसे भी क्या किया जाता है, टैक्स जो है वसूल किया जाता है, क्योंकि इनके भी क्या है, अलग से विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है राज्य की परिभाषा में क्या है, जहां विधानसभा और राज्य विधानमंडल होंगे वो क्या होंगे, राज्य में आएंगे। एक इन्होंने जीएसटी में परिभाषा बताई थी किसकी, कि जो वस्तु है वो सेवा नहीं है और जो सेवा नहीं है वो वस्तु है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, जो भी वस्तु है, जो वस्तु नहीं है वो क्या है, सेवा है। तो अब कोई भी नहीं बचा, अगर वो वस्तु नहीं बेच रहा है तो सेवा दे रहा है, और जो सेवा नहीं दे रहा है वो वस्तु बेच रहा है। तो इस प्रकार से फिर कोई भी व्यक्ति क्या है, टैक्स देने से नहीं बच सकते। ठीक है, पहले क्या थे, बच जाया करते कि साहब हम तो वस्तु बेच रहे हैं, हम तो पानी पूरी बेच रहे हैं साहब, है ना, तो हम क्यों टैक्स देने लगे, है ना। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी पानी पूरी वाले कोई सा टैक्स नहीं देते, है ना, जीएसटी वगैरह वो नहीं भरते, लेकिन वो किसी ना किसी वस्तु पर तो भरेंगे ना, वो सेवा दे रहे हैं इसलिए सेवा। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वो कहते थे कि हम तो साहब वस्तु बेच ही नहीं रहे, हम तो सेवा दे रहे हैं, तो फिर रेस्टोरेंट वालों से कहा कि तुम सेवा कर दो, समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए जो है, जो वस्तु नहीं है वो क्या है, सेवा है, और जो सेवा नहीं है वो क्या है, वस्तु है। तो इस पर दोनों पर ही क्या करना पड़ेगा आपको, इसीलिए बोला गया है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपकी वस्तु पर भी लग रहा है और सेवा पर भी लग रहा है। ठीक है, आप बड़े अच्छे बड़े हेयर कटिंग करवाने गए, उस पर भी क्या होता है, वो भी अगर उसका टर्नओवर ज्यादा है तो उसको भी क्या करना है, अपने दुकान का उतना ही जीएसटी बिल पे करना है। समझ पा रहे हो, ठीक है। अगला इसको भी लिख लो भाई, अनुच्छेद 368 को याद रखना ना, क्योंकि इसके तहत ही क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, और वो भी किसमें, विशेष बहुमत। कहां पर, संसद के अंदर। संसद के अंदर विशेष बहुमत प्लस आदेश से
अधिक राज्य, मतलब हमारे यहाँ राज्य कितने थे, कितने माने गए हैं, 31 माने गए हैं। तो 17 की क्या हुई थी, अनुमति हो गई थी। उसके बाद में जीएसटी को क्या किया, पूरे भारत में लागू कर दिया। फिर बाद में धीरे धीरे करके सबसे उसको बिल को पास करवा लिया। तो याद रखना 368 में क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति, आधे राज्यों की सहमति है ना। तो इसके द्वारा क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 368 के तहत। कौन सा हुआ था संविधान संशोधन? पहली हेडिंग देखो क्या डाली थी अपन ने, ठीक है। इसी तरह हमारा जो 101वां संविधान संशोधन है वो किसके तहत हुआ है, 368 के तहत। अगर राज्य में परिवर्तन होता, सीमा में परिवर्तन होता या नाम में परिवर्तन होता तो किसके तहत मानते हम, आर्टिकल 2 और 3 के तहत तो क्या होता, संशोधन होता। लेकिन वो किसके तहत माना जाता है, 4 के तहत माना जाता है ना। इसलिए 368 क्यों मान रहे, क्योंकि विशेष बहुमत संसद में होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की क्या होनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए। उसी के बाद में क्या होता है, जीएसटी लागू होता है ना, इसके पहले लागू नहीं होता। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, जीएसटी कंप्लीट हो गया। एक दो चीज और है, अगर लिखना चाहे तो इनको भी लिख सकते हो। आपका बिजली, क्रूड ऑयल, जो विमानों में जो जेट होते हैं बड़े बड़े, उनमें जो ईंधन लगता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। क्यों, क्योंकि हम एक तो इनको बाहर से खरीदते हैं। अगर बाहर से यहाँ मंगवाएंगे तो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे उन पर, है ना। तो उनको अपने अपने हिसाब से जो है टैकल होता है। तो जीएसटी से उनको क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। लिखना चाहो तो लिख लो। एक तो बिजली, अगर इन पर भी टैक्स लग जाता तो गरीब लोग क्या है, बिजली भी नहीं खरीद पाते, है ना। ऐसी सरकार की मनोदशा रही होगी कि क्या ही करें, है ना। इनको बाहर रख देते हैं जीएसटी से, है ना। तो जीएसटी से बिजली भी बाहर है। इसके अलावा आपका क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब हम क्या करते हैं, विदेशों से जब जो अपने खाड़ी